मैंने जब ये सुना कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की कार दुर्घटना में मौत हो गई है, तब से हर साल छिंगमिंग पर्व पर उसकी कब्र पर जाकर दुआ मांगता हूँ। नियानान, वहाँ कैसी हो? सब ठीक है ना? पिछले साल जो बंगला जलाकर भेजा था, शायद अब छोटा पड़ गया होगा। इस बार तुम्हारे लिए बड़ा वाला भेज रहा हूँ। उसके साथ 2 नौकरानियाँ और एक ड्राइवर भी हैं। अब तुम्हें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। जो मन करे खरीदना। अगर कम पड़ जाए तो सपने में आकर बता देना, मैं और भेज दूंगा। नियानान, मेरी प्यारी नियानान। अगर सच में तुम्हारी आत्मा मुझे सुन रही है तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर देना। पहली, इस साल मेरी प्रमोशन और सैलरी बढ़वा देना। हमारे विभाग का मैनेजर जाओ कहीं केले के छिलके पर फिसलकर धड़ाम से गिर जाए और नौकरी से निकल जाए, ताकि उसकी जगह मुझे मिल सके। दूसरी, मेरे माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें और महजूम खेलते समय हर दिन जीतें। तीसरी और सबसे जरूरी, मेरी अगली गर्लफ्रेंड जरूर एक खरबपति अमीर महिला हो। अब मुझसे मेहनत नहीं होती। अगर तुम सच में चमत्कार कर सकती हो तो उसे रोल्स रॉयस चलाते हुए और ब्लैक कार्ड हाथ में लेकर सीधे मेरे सामने भेज देना। फिर वो मुझसे कहे, हैंडसम, अब मैं मेहनत नहीं करना चाहती, तुम मेरे पति बन जाओ। ये सब कहकर मैंने लंबी सांस ली। मन हल्का हो गया, जैसे आधी इच्छा तो पूरी हो ही गई हो। लेकिन बगल में खड़ा मेरा दोस्त वांग मोटू हंसी रोक नहीं पाया। भाई चेन, अगर भाभी ने ऊपर से ये सब सुन लिया तो गुस्से में कब्र का ढक्कन ही खोल देंगी। वो तुम्हारी रक्षा करें और तुम दूसरी अमीर औरत ढूंढने की दुआ मांगो, ये तो बड़ी बेवफाई है। मैं मुस्कुराया। तू नहीं समझेगा। मेरे और न्यानान का रिश्ता मौत से भी बड़ा था। वो ज़रूर चाहेगी कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, किसी अमीर लड़की से शादी कर लूँ ताकि मुझे तकलीफ ना हो। और फिर मैं उससे बस मेरे लिए एक साथी ढूंढने की दुआ मांग रहा हूँ, ताकि मैं अकेला न रहूँ और उसे भी मेरी चिंता न करनी पड़े। वांग मोटू ने सिर हिलाया। भाई चेन, तेरी लॉजिक के आगे तो मैं हार गया। अगले दिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, देखा कि हर तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ मोटू? कंपनी बोनस बांट रही है या बीवी? उससे भी बड़ा मामला है। हेड ऑफिस से नई प्रेसिडेंट आई हैं, एक महिला। सुना है बहुत सख्त हैं, लोग उन्हें आइस क्वीन कहते हैं। मैंने कंधे उचका दिए। हम जैसे छोटे कर्मचारियों से उसका क्या लेना देना? बॉस बदले या न बदले, काम तो वही करना है। मोटू बोला, अरे फर्क पड़ेगा। सुना है पुराने मैनेजमेंट की छुट्टी होने वाली है। तुम्हारा दुश्मन मैनेजर झाओ सबसे पहले निकाला जाएगा। मैं चौंक गया। क्या? नियानान ने इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली? कौन नियानान? कुछ नहीं, जुबान फिसल गई। वैसे नई प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कोई फोटो है? नाम नहीं पता, लेकिन सुना है बेहद खूबसूरत है। 9:30 बजे पूरी कंपनी की मीटिंग बुलाई गई। मैं और मोटू पीछे कोने में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला। नई प्रेसिडेंट अंदर आई। उन्हें देखते ही मैं जम गया। ये चेहरा कहीं देखा है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। सभी को नमस्कार, मैं इस समूह की नई प्रेसिडेंट हूं। मेरा नाम सू न्यानान है। मैं स्तब्ध रह गया। सू न्यानान? लेकिन वो तो मर चुकी थी। विमान दुर्घटना, कोई शव भी नहीं मिला था। ये आखिर हो क्या रहा है? मैंने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। मतलब वो सचमुच जिंदा थी और अब वही मेरी सबसे बड़ी बॉस बन चुकी थी। मेरे दिमाग में कल कब्र पे मांगी गई सारी दुआएं घूमने लगी। हे भगवान, कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया? अब तो मेरी खैर नहीं। मीटिंग खत्म होते ही मैंने सोचा कि चुपचाप निकल जाऊं, लेकिन तभी जियांग जी। मैंने मुड़कर देखा। जी, सू मैडम, मेरे ऑफिस में आइए। साथी कर्मचारी फुसफुसाने लगे। वाह, नई प्रेसिडेंट ने आते ही उसी को बुला लिया। लगता है पहले ही दिन कोई गड़बड़ कर बैठा। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा, फिर पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मेरे दिमाग में तूफान आ गया। अगर सच बता दूं कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं 3 साल से उसकी कब्र पर कागज के बंगले जलाता रहा हूं। अगर झूठ बोलूं तो वो नाराज हो जाएगी। अचानक मुझे बहाना सूझा। सू मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं कि शायद मैंने आपको टीवी या किसी मैगजीन में देखा होगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा। सच? कुछ पल बाद वो बोली, याद आ गया। मैं जल्दी से बोला, हाँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सिर्फ कॉलेज के दोस्त? मैं हकलाया। वो कुछ समय तक रिलेशनशिप भी थी। उन्होंने पूछा, सुना है इन सालों में तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं रही, बस जैसे आम नौकरी पेशा लोगों की होती है। फिर मुझसे बच क्यों रहे थे? नहीं, मैं नहीं बच रहा था, बस आपको देखकर बहुत हैरान हो गया था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो मीटिंग में मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा भूत देखने जैसा सफ़ेद क्यों पड़ गया था? मैं जवाब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैनेजर झाओ अंदर आते ही मुझे देखकर बोला, अरे जियांग छी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, बाहर जाओ। सुनियान आन ने शांत आवाज में कहा, इन्हें मैंने बुलाया है और आज से जियांग छी मेरे पर्सनल असिस्टेंट होंगे। आप अपने विभाग में जाकर काम का हैंडओवर तैयार कीजिए। झाओ घबरा गया। लेकिन मैडम, ये तो एक साधारण कर्मचारी है, इसमें कोई खास क्षमता नहीं है। बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। झाओ मजबूरी में बाहर चला गया। मैंने घबरा कर पूछा, सू मैडम, क्या आप सचमुच मुझे अपना असिस्टेंट बना रही हैं? और नहीं तो क्या, लेकिन मेरी क्षमता, कोई बात नहीं। मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए जिस पर भरोसा कर सकूं। मुझे क्या क्या करना होगा? चाय कॉफ़ी बनाना, फाइलें संभालना, मेरा शेड्यूल देखना और 24 घंटे तैयार रहना। अभी जाओ, मेरे लिए बिना चीनी और बिना दूध की हैंड ग्राउंड कॉफ़ी बना कर लाओ। कॉफ़ी पीकर उन्होंने सिर हिलाया। अच्छी है, अब से मेरी कॉफ़ी तुम ही बनाओगे। फिर अचानक बोली, मैं अभी अभी विदेश से लौटी हूँ, रहने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें परेशानी न हो तो कुछ दिन तुम्हारे घर रह लूँ? मैं हक्का बक्का रह गया।
मैडम, मेरा घर बहुत छोटा है, गंदा भी है, सिर्फ एक बिस्तर है, कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। या तुम नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं? शाम को जब हम मेरे घर पहुंचे, उन्होंने चारों ओर देखा। इन सालों से तुम ऐसे ही रह रहे हो? मैं शर्मिंदा होकर बोला, काम बहुत रहता है, सफाई का समय नहीं मिलता। वो बिना कुछ कहे सफाई करने लगी, फिर बोली, मुझे भूख लगी है, खाना बनाओ। मैंने किसी तरह टमाटर अंडे की सब्जी बनाई। उन्होंने एक कौर खाया और मुझे घूरते हुए बोली, जियांग छी, क्या तुम मुझे जहर देकर मेरी संपत्ति हथियाना चाहते हो? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे विभाग का मैनेजर झाओबिन, क्या वो हमेशा तुम्हें परेशान करता है? मैंने झूठ बोला, नहीं। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूं? मैंने रिपोर्ट देखी है, पिछले क्वार्टर के तुम्हारे सारे बड़े प्रोजेक्ट उसने अपने नाम कर लिए। मैं चुप रहा। उन्होंने गहरी सांस ली। कॉलेज वाला जियांगची किसी से नहीं डरता था। आज तुम इतना कमजोर कैसे हो गए? कल तक उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके मुझे देना। मैंने पूछा, आप क्या करने वाली हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुमने दुआ मांगी थी ना कि वो केले के छिलके पर फिसल कर नौकरी से निकल जाए। मैं उसे केले के छिलके समेत बाहर फेंक दूंगी। अगले दिन झाओ बिन को ऑफिस बुलाया गया। वो गुस्से से चिल्लाया, आप मुझे सस्पेंड कैसे कर सकती हैं? मेरे खातों की जांच क्यों करवा रही हैं? सुनियानान बोली, क्योंकि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूं और तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके कंपनी की संपत्ति हड़पी है। झूठ! तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन्होंने फाइल मेज पर रख दी। यही सबूत है। झाओ का चेहरा उड़ गया। ये जानकारी तुम्हें कैसे मिली? अगर गलत काम करोगे तो एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दीजिए। उन्होंने मेरी ओर देखा। जियांग छी, सिक्योरिटी को बुलाओ। जी। गार्ड झाओ को बाहर ले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अब उसकी नहीं, तुम्हारी बारी है। मैं घबरा गया। मेरी? 3 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं विदेश जा रही हूं और तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, लेकिन बाद में मेरी सहेली ने तुम्हें बताया कि मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं हैरान रह गया। तो वो सब झूठ था? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही उसे ऐसा कहने को कहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? तुमने मुझे नहीं भुलाया। हर साल मेरी कब्र पर आते रहे, मेरे लिए बंगले, गाड़ियां जलाकर भेजते रहे। तुम्हारी जो मन्नत थी अब वो पूरी हो गई। मैं सूनियनान अब सिर्फ अरबपति नहीं, मेरी दौलत हजारों करोड़ से भी ज्यादा है। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं क्या हुआ? मन्नत पूरी हो गई, फिर भी खुश नहीं हो? खुश हूं, बहुत खुश हूं। बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगर इतने खुश हो तो कुछ दिखाना भी चाहिए। झाओ बिन की जगह खाली हो गई है। अब तुम सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर बनोगे। मैं सेल्स मैनेजर? सू मैडम, मैंने कभी मैनेजमेंट नहीं किया। डर है कि कहीं ठीक से ना कर पाऊं। मुझे तुम पर भरोसा है जियांगची। अब अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद मत करो। कॉलेज के दिनों वाला वही जोश फिर से वापस लाओ। मैं उसी जियांगची को देखना चाहती हूँ जो मेरी रक्षा के लिए अकेले कई लोगों से लड़ गया था, न कि इस डरपोक जियांगची को जो लोग कुछ भी कह दें तो चुपचाप सह लेता है। जी सू मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। माए, क्या हुआ? ओह, आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गया था। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम खत्म करके घर आऊंगा और तुम्हारे साथ नूडल्स खाऊंगा। ठीक है, अभी फ़ोन रखता हूँ। चलो घर चलते हैं। ठीक है। घर पहुंचकर मैं बस इंस्टेंट नूडल्स बनाने ही वाला था कि सूनियानान ने मुझे रोक लिया। जाओ, पहले नहा लो और कपड़े बदल कर आओ। क्या? जल्दी जाओ। जन्मदिन मुबारक हो जियांगची। तो तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? तुम्हारी हर बात मुझे याद है। आओ, पहले मोमबत्तियां बुझाकर एक इच्छा मांगो। क्या मांगा? अगर बता दूं तो इच्छा पूरी नहीं होगी। लो, इसे चखो। मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, किसी भी बेकरी के केक से बेहतर। अगर अच्छा लगा है तो और खाओ। वैसे जियांगची, तुम्हें स्कूल के दिनों की बातें याद हैं? तब तुम बास्केटबॉल खेलते हुए हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते थे, पैर मुड़ जाने पर भी मानते नहीं थे। और तुम क्लास में चोरी छिपे सो जाती थी, फिर मुझे तुम्हारे लिए टीचर से बचाना पड़ता था। हाँ जियांगची, मुझे माफ़ कर दो। तब मैं बहुत नादान थी और खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। इसीलिए मैंने अपनी नकली मौत जैसा पागलपन भरा तरीका अपनाकर तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली। जियांगची, अब भी हजारों करोड़ की अमीर गर्लफ्रेंड चाहिए? नहीं, तुम्हारे सामने दौलत की कोई कीमत नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बस यही जवाब सुनना चाहती थी। उस रात मेरे जन्मदिन पर हमारे बीच की आखिरी दूरी भी खत्म हो गई। मैं और सुनियानान फिर से एक हो गए और साथ रहने लगे। ऑफिस में वो अब भी वही सख्त, तेज तर्रार और फैसले लेने वाली महिला सीईओ थी और मैं उसका सबसे भरोसेमंद और काबिल सेल्स मैनेजर। हम दोनों ने मिलकर कंपनी को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक के बाद एक बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए। सब लोग कहते थे कि मैं सू मैडम का सबसे तेज हथियार हूं, लेकिन उन्हें क्या पता, ऑफिस से घर लौटते ही यही हथियार एप्रन पहनकर अपनी बॉस और गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाता है। क्या करूं? पिछली बार मेरे बनाए टमाटर अंडे की सब्जी ने उसे ऐसा सदमा दिया था कि उसने मुझे जबरदस्ती कुकिंग क्लास भेज दिया। अच्छी बात यह रही कि मैं जल्दी सीख गया और अब मेरा खाना सच में अच्छा बनने लगा था। हर दिन उसे मेरे हाथ का खाना बड़े चाव से खाते देख मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी मीठी भी नहीं रहती। जैसे कि वांग पांगजी मेरे लिए एक नई मुसीबत बन गया। जब से उसे मेरे और सुनियानान के रिश्ते का पता चला, उसकी नजरें ही बदल गईं। हर समय मुझे भैया कहकर बुलाता और बड़े प्यार से बात करता।
रोज ऑफिस के काम का बहाना बनाकर मेरे घर आ धमकता। उसका असली मकसद तो साफ था, मुफ्त का खाना खाना। भाभी, आपने जो ये रेड ब्रेस्ड पोर्क बनाया है, इसकी तो बात ही अलग है। ऐसा स्वाद तो जिंदगी में कभी नहीं चखा। अच्छा लगा तो और खाओ। देखो, तुम तो कितने दुबले हो गए हो पांग जी। उन दोनों को माए बेटे जैसी हंसी मजाक करते देखकर मेरे दांत पीसने लगे। ये रेड ब्रेस्ड पोर्क मैंने पूरी दोपहर मेहनत करके बनाया था, और ये दुबला कहाँ हो गया। इस महीने ही कम से कम 5 किलो और मोटा हो चुका है।